एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड प्रोहिबिशंस। ठीक है, अभी हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े जो ऐसे ही थे, जो फ्यूजिटिव, एफईओ, मनी लॉन्ड्रिंग और वो सब उसके हो गए। ठीक है, ठीक है, चलो अब मुझे बताओ बेनामी मतलब क्या। ठीक है, मतलब बेनामी बोल देंगे उसको। नहीं, जाली। और व्हाट एल्स, क्या सुन के लग रहा है? अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या होगा? तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन हो गया। तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम कैसे बेच सकती हो मेरी प्रॉपर्टी नहीं? एक मेरी एक प्रॉपर्टी है, ये मेरी नहीं है, तुम इसको कैसे बेच सकती हो? ठीक है ना, मेरी प्रॉपर्टी है, तुमने बेच दी वो प्रॉपर्टी, तुम मेरी प्रॉपर्टी कैसे बेच सकती हो? कैसा फ्रॉड? तो प्रॉपर्टी मेरी कैसी हो अगर नाम उसका लिखा है तो? बताओ आयुष, बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होंगे अगर अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो? हाँ, रजिस्टर्ड है और वो अपन यूज कर रहे हैं, वन ऑफ द ट्रांजैक्शन ये। ठीक है, बेचना करना अलग चीज है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट में चला गया। एक प्रॉपर्टी है जो है पलक के नाम पे, एंजॉय कौन कर रहा है? मैं। उसके पैसे भी किसने दिए हैं? मैंने, लेकिन किसके नाम पे है? कब्जा नहीं, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है पलक के नाम पे, खरीदी मैंने है, लेकिन इसके नाम पे खरीदी और उसे एंजॉय भी मैं कर रही हूँ। और शो करने के लिए मैं बोल रही हूँ इसके बेनिफिट के लिए, लेकिन इसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब डिसीजन मेकिंग, पोजेशन, सब कुछ मेरे हाथ में है। ठीक है, अब अगर ये नॉन सोर्सेज से होता तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉन सोर्सेज यानी? नहीं, नॉन सोर्सेज यानी इनकम टैक्स अगर मैं इसका भर रही हूँ, नॉन सोर्सेज है कि ये मेरी इनकम है इतनी, मैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए केपेबल हूँ, मैं उतना टैक्स भी भरती हूँ और मैं इसके नाम पे प्रॉपर्टी भी रख सकती हूँ, वी हैव अ गुड रिलेशन किसी भी कैपेसिटी में। ठीक है, तो चलेगा, क्योंकि फैमिली से भी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ठीक है, अब मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे तीन चार ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करती हूँ, तुम समझ जाओगे। ठीक है, एक है मिस्टर चिंटू। ठीक है, मिस्टर चिंटू की इनकम है मंथली 5 लाख रुपीज। ठीक है, 5 लाख रुपीज है। तो अब अगर हम देखें तो अप्रैल में इसने 5,000 कमाए, 5 लाख कमाए, मई में फिर से कमाए, जून में फिर से कमाए। ठीक है, कितने हो गए? 15 लाख। जुलाई में इसने जाके 10 lakhs की कार खरीदी। ठीक है, ठीक है, कार भी बना देते हैं। ठीक है, अब इनकम टैक्स वाले आ गए कि इस कार का ओनर कौन है? चिंटू ने बोला मैं। बोला कैसे खरीदी? बोला कि 5 लाख इनकम कमाता हूँ महीने की, 10 लाख की खरीद ली, कुछ सेविंग्स भी थी और अभी भी बचा हुआ है 1 मंथ की इनकम, और टैक्स भी मैं आपको भरता हूँ टाइम से। तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, अब यही मिस्टर चिंटू एक अच्छे खासे गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं। ठीक है, समझ लो लाइसेंस प्रोवाइड करने वाले। अब इनकम वही 5 लाख है महीने की, सेम चीज। ठीक है, इसके पास एक आदमी आया, इसका नाम बताओ? राजा। ठीक है, इसके पास राजा गया कि मुझे एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तुम्हारा प्रोसीजर जो लीगल प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है और गवर्नमेंट मुझे देगी नहीं, तो एक काम करो कि तुम मुझे अंडर द टेबल ये लाके दो, और जो पैसे बोलोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, इसने बोला 50 लाख रुपए दो, लाइसेंस तुम्हें करवा दूंगा मैं आज की आज में। ठीक है, अब ये 50 लाख कैसे मिले? कैश। ठीक है, अंडर द टेबल मिले। अब
ये इसने क्या किया, ये 50 लाख से जाके एक घर खरीद लिया। इनकम टैक्स वाले आए, घर किसका है, चिंटू का, चिंटू ने अपने नाम पे खरीदा है, ठीक है। अब उसको बोला कि बैंक स्टेटमेंट्स दिखाओ। बैंक स्टेटमेंट में देखा तो 5 लाख 5 लाख 5 लाख ही क्रेडिट हो रहा है हर महीने। बोला घर 50 लाख का एकदम आज के डेट में कैसे खरीद लिया। बोला सेविंग्स थी। बोला 50 लाख की सेविंग्स, रिकॉर्ड्स दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट्स दिखाओ। पता क्या चला, बेनामी ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये कहलाता है एक एग्जाम्पल फॉर बेनामी ट्रांजेक्शन, ठीक है। हमेशा हम इसको नहीं बोलेंगे कि किसी के नाम पे किसी के, एक वन ऑफ द थिंग है ये भी कि आपने क्या किया। अब सपोज सेम चीज, सेम एग्जाम्पल, यही चीज इसने क्या किया, 50 लाख कैश मिले थे, मिसेस चिंटी इसकी वाइफ का नाम है, ठीक है। घर चिंटी के नाम पे कर दिया, ठीक है। तो चिंटू से पूछा घर किसका है, बोले चिंटी का। चिंटी क्या करती है, कुछ भी नहीं, शी इज हाउस वाइफ। तो 50 लाख रुपए कहाँ से आए, बेनामी ट्रांजेक्शन, ठीक है। दहेज का भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना, गिफ्ट देते हो आप तो गिफ्ट पे भी टैक्स वगैरह है, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए। अब जब शादी होती है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ। जब शादी होती है तो पेरेंट्स देते हैं, आजकल उसको दहेज नहीं कहते, गिफ्ट कहते हैं, ठीक है। कार देंगे, घर देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, पैसा देंगे, सब देंगे, ठीक है। पर ये रिकॉर्ड्स में रहता है क्योंकि आदमी जो बाप है वो इतना कमाता है इसलिए बेटी को दे रहा है, ठीक है। अब इसका रिकॉर्ड है उसके पास, अब सारी चीजें अपनी बेटी के नाम पे कर रहा है, तो बेटी के पास बेटी को टैक्स नहीं भरना है क्योंकि उसको गिफ्ट मिला है, ठीक है। इस पर्सन ने जहां से भी प्रॉपर्टी अक्वायर की होगी पापा ने, तो उसने तो टैक्स भरा ही होगा। अब जब वो अपनी बेटी को गिफ्ट कर रहा है तो हमारे पास रिकॉर्ड्स है ना कि प्रॉपर्टी पापा के पास थी, फिर बेटी के नाम कर दी, गिफ्ट करी, तो बेटी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, पर नोन सोर्सेज हैं सारे, तो ये चलेगा। अब बोलो इसमें डबल टैक्सेशन कैसे होगा। तो अगर गिफ्ट दे दोगी तो नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो उसने तो गिफ्ट लिया ना, तुमने पहले भर दिया है टैक्स, तो तुम दोबारा क्यों भरोगी। खर्चों पे टैक्स नहीं होता है, इनकम पे टैक्स होता है। तुमने प्रॉपर्टी दी, दैट इज एन एक्सपेंस, तुमने दे दिया, अब तुम्हारा नहीं है वो, जो तुम्हारा है उस पे तुम्हें टैक्स भरना पड़ता है। जिसने कमाया, उसने एज गिफ्ट कमाया, तो उसको टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। अब तो ब्लैक मनी तो है वो, तभी तो बेनामी ट्रांजेक्शन किया, तभी तो मनी लॉन्ड्रिंग पहले मैंने रिकॉर्ड में करवाया कि हमने बेनामी किया है, मनी लॉन्ड्रिंग पे है। बस इसमें एक चीज और ऐड कर लो, इनकम टैक्स एक्ट भी कहीं ना कहीं जुड़ के आता है, क्योंकि ये सारी चीजें पकड़ी जाती हैं आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है, तो आप कितना शो करते हो। आप जनरली जनरली होता है ऐसा कि घर में कमाने वाले पापा होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज मम्मी के नाम पे भी करते हैं, बच्चों के नाम पे भी करते हैं, तो अगर नॉन सोर्सेस से करते हो तो चलेगा। भाई बहन आपस में जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, भाई कमा रहा है और बहन के साथ बोल रहा है कि ये दोनों, ये प्रॉपर्टी अपन दोनों जॉइंट ओनर्स, ठीक है, जॉइंट ओनर्स, तो भी चलेगा। नॉन सोर्सेज है ना, हमको पता है कि तुम इसका टैक्स भरो, साथ में अपनी बहन का, बेटी का, मम्मी का, किसी का भी नाम जोड़ते हो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज समझो, कंपनी है, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टीज लेते हैं, अपन ने पढ़ा है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकता है, सू कर सकता है, टू बी सूट, ठीक है। तो ये भी चीज चलेगी, ठीक है। तो बेनामी ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस जिसका कंसिडरेशन किसी और पर्सन ने पे किया है, कंसिडरेशन जिस पर्सन ने पे किया है, लेकिन प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर रहा है और एंजॉय वो कर रहा है जिसने कंसिडरेशन पे किया है। हो सकता है कंसिडरेशन पापा पे कर रहे हो, प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे हो, एंजॉय बेटा कर रहा हो, ठीक है। ये ट्रिपल ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं। अब जब इन्होंने पे किया, ठीक है, तो इनके नाम पे क्यों किया, ठीक है। नोन सोर्सेज होंगे तो चलेगा, अननोन सोर्स होंगे तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन है, ये भी नहीं अलाउड है, ठीक है। सिंपल, कमा पापा रहे हैं, सब कुछ अपने बेटे के नाम पे कर दे रहे हैं, पर ये बेनामी ट्रांजेक्शन है अगर ये नॉन सोर्सेज से नहीं है। तो कंसिडरेशन किसने पे किया है, पापा ने, सब किसके नाम पे करता जा रहा है, बेटे के, एंजॉय कौन कर रहा है, खुद पापा,
ठीक है, ये अलाउड नहीं है। बस कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ट्रस्टी प्रॉपर्टी, हम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हम ट्रस्टी के नाम पे करते हैं ना हमेशा, तो ये चीज चलेगी क्योंकि ये फ्यूडिशरी कैपेसिटी में हो रहा है, ये लीगल टर्म्स में हो रहा है। लेकिन अगर आप घुमा फिरा के ट्रांजेक्शन्स करोगे तो वो कंप्लीटली क्या है, प्रोहिबिटेड है, यानी अलाउड नहीं है। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कॉन्फिस्केट कर लेती है हमेशा के लिए। ठीक है, और ये पहले बहुत होता था, अब उसको कम करने के लिए हमने ये 1988 में एक्ट बना लिया है। ठीक है, चलो थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। एक एक्ट है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस मेसर्स गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड। The Honorable Supreme Court of India inter alia observed that Benami transaction generally implies that one purchases the property in the name of somebody else. Simple example में Supreme Court ने बोल दिया। कोई डाउट है श्रेयांश? A name lender, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, name lender. A purchaser does not hold beneficial interest in the property. Literally Benami means without a name, जो general नाम, जो general meaning होता है। Even Mohammedan law, such transactions were commonly referred as फर्जी और फर्जी। अपन बोलते हैं ये टर्म फर्जी ट्रांजेक्शन्स है, फेक ट्रांजेक्शन्स है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है पर किसी और के नाम पे, तो ये ट्रांजेक्शन्स क्या है, फर्जी है। चलो प्रियम्बल देखो, छोटा सा प्रियम्बल है, ऑब्जेक्ट मतलब, ठीक है, एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजैक्शन, राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी फॉर द मैटर्स करेक्टेड देयरविथ एंड इncidental thereto। फैन नहीं चाहिए तो बताना। चलो कुछ सेलियन फीचर्स इंपॉर्टेंट मार्क करो। कॉन्फिस्केट कर लेंगे ना ऐसी प्रॉपर्टीज को, रिकवर कर लेंगे हम अपने पास, क्योंकि आपने बेनामी ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, सेलियन फीचर्स क्या बताते हैं कि एक्ट में क्या क्या वो हमें बताएंगे। ठीक है, तो बेसिक एक्ट यही है, बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, सेलियन फीचर्स हम देखेंगे, फिर वही प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेना, किसके अंडर जाएगा, कौन करेगा, तो जो हमने अभी पढ़ा, तो एक सीरीज ऑफ चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में जो पढ़ा था वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में भी पढ़ा, फिर हम वो बेनामी में भी देख रहे हैं। ठीक है, it defines Benami transaction, Benami property, also provides exclusion and transaction which shall not be construed Benami। ठीक है, मतलब कि पहले तो वो एक्सप्लेन करेगा पूरा एक्ट आपको ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, फिर एक्सप्लेन करेगा ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिन्हें हम बेनामी बोलेंगे, और हम एक्सेप्शंस भी बताएंगे जिन्हें हम बेनामी नहीं बोलेंगे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एंटरिंग इनटू अ प्रोहिबिटेड बेनामी ट्रांजेक्शन, मतलब अगर आपने ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स किए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन एंड रिलेटेड पीनल कॉन्सिक्वेंसेज, तो पेनाल्टी भी आपको इस एक्ट के अंदर पता चलेगी। पूरी पार्स जैसी सिविल कोर्ट के पास होती है वैसी ही पार्स आपको इसमें भी डिस्क्राइब की गई है। किसी को याद है? सबनिंग वाला ऑन ओथ, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, विटनेस वाला, एफिडेविट, एक्स पार्टे ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, गुड। Miscellaneous provisions have been provided, service of notice, protection of action taken in good faith। service of notice हमने उसमें भी देखा था, समन भेजते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नए नए रूल्स भी बना सकती है, वो इस एक्ट में उन्होंने बता दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट फॉर बेनामी ट्रांजेक्शन। इसके लिए भी हर एक्ट में हमने एक स्पेशल कोर्ट देखा है, इसमें भी एक स्पेशल कोर्ट है। इट प्रोवाइड्स पेनाल्टी फॉर एंटरिंग इनटू बेनामी ट्रांजेक्शन, या फिर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आप दोगे तो भी वो आपको प्रोहिबिट कर देंगे और उसके लिए पेनाल्टी चार्ज करेंगे। इट प्रोवाइड्स ट्रांसफर ऑफ एनी सूट प्रोसीडिंग्स in any pending in any court या other than high court or tribunal before any appellate tribunal, मतलब कि अगर आपने नॉर्मल स्पेशल कोर्ट से खुश नहीं हो तो एपलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो। ये बेसिक सेलियन फीचर्स हैं। तो पेनाल्टीज बताएगा, प्रोहिबिट करता है बेनामी ट्रांजेक्शन को, स्पेशल कोर्ट बनाया हुआ है, एपलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया हुआ है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दोगे तो उसकी भी पेनाल्टी है। बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और क्या एक्सेप्शंस है। सिंपल सेलियन फीचर्स। किसी को कोई डाउट? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अटैचमेंट अभी तक सबको समझ आ गया होगा।
जिया क्या होता है अटैचमेंट? वो तो हिंदी में, पर बेसिक डेफिनेशन हम 3 बार पढ़ चुके हैं। नहीं, कैन नॉट ट्रांसफर सिंपल है। अटैचमेंट मीन्स कैन नॉट ट्रांसफर के टाइम पे हम प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। अटैच मतलब कि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी ऑफिसर के पास है, नाउ यू कैन ओनली एंजॉय द प्रॉपर्टी बट बेटर कैन नॉट कन्वर्ट, ट्रांसफर और मॉर्टगेज। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट, ठीक है, नहीं कर सकते। बेनामी प्रॉपर्टी जिसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन है, जैसे उसने वो घर खरीदा था 50 लाख का, वो बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है। बेनामी ट्रांजैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो। अब मेरे साथ इस डेफिनेशन, अभी तक तुमको समझ आ गया, बस मेरे साथ इस डेफिनेशन को समझना, अब भी याद हो जाएगी, ठीक है। देखो, बेनामी ट्रांजैक्शन मींस सेक्शन 2 में ही डिफाइन करते हैं ये लोग। अब पहले बताया उन्होंने एक ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी काइंड ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है, where a property is transferred to or is held by a person and a consideration for such property has been provided or paid by another person। प्रॉपर्टी कोई और संभाल रहा है, कंसिडरेशन किसी और ने पे किया। एंड पे स्क्वायर बना लेना क्योंकि दोनों की बात हो रही है। द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन। अभी के लिए मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, लेकिन बाद में तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, मतलब इसके राइट्स और इसकी लाइबिलिटी सब कुछ मेरा है, अभी तू एंजॉय कर ले, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, प्रॉपर्टी लेते हैं, किसी और के नाम पे डाल देते हैं और बोलते हैं अभी तुम एंजॉय कर लो, लेकिन इसके फ्यूचर और इमीडिएट बेनिफिट्स, कोई भी बेनिफिट्स, वो सारे मेरे, मतलब इसको बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो मेरा। तो ये ट्रांजेक्शन्स भी क्या है, बेनामी ट्रांजेक्शन। ये हो गया ए। सीधे आ जाओ नीचे बी में, ठीक है, वो 4 पॉइंट्स एक्सेप्शंस हैं, बी में आ जाओ। A transaction or arrangement in respect of a property carried out or made in a fictitious name, मतलब कि जो पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसका एक रियल एग्जांपल देती हूँ। सो देयर वाज दिस कंपनी सेक्रेटरी इंदौर में, ठीक है, उनके पास एक क्लाइंट आए थे कि हमको एक कंपनी बनानी है। अब तुम सोचो, तुम कंपनी सेक्रेटरी, तुम्हारे पास मैं आ जाऊं कि एक कंपनी बनानी है, 60 डायरेक्टर हैं, तुम क्या मांगोगे मुझसे, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं तुमको ला के दे दिए। तुमने बोला रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें वो भी ला के दे दिया। तो एनओसी लगेगी, मैंने वो भी साइन करवा के दे दी। तुमने क्या किया, सब वेरीफाइड जो भी देखा होगा, आधार पैन है सबके, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तुमने बोला, मैंने तुम्हें वो भी ला के दे दिया और कंपनी बना दी, ठीक है। उस सीएस ने भी वही किया था। वो सातों के सातों डायरेक्टर एग्जिस्टेंस में नहीं थे, वो मर चुके थे। उनके आधार पैन यूज करके उस पर्सन ने कंपनी बनाई है, ठीक है। अब ये बहुत टाइम पहले की बात है, अभी तो हमारा एमसीए काफी अपडेट हो गया है, तो वो काफी चीजें कर चेक कर पाता है, पर जब तक आपने डेथ सर्टिफिकेट किसी का नहीं दिया तो तब तक कैसे पता चलेगा। अब तुम सोचो, तुम एक कंपनी के, एक ही कंपनी के अगर कंपनी सेक्रेटरी हो, तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स है, रजिस्टर है, अब उसमें कितने लोग होंगे जो बुढ़े होंगे, अब वो चले गए, अब तुम्हें उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, लिस्ट में अभी भी नाम होगा ना, तुम कैसे ट्रैक करोगे आदमी कहाँ बैठ के। तो वो सबमिट करना पड़ता है एक्चुअली। उस पर्सन ने कंपनी बना दी, ठीक है। अब ये फिक्टिशियस नेम हो गए ना, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है ये लोग। वो कंपनी सेक्रेटरी पे तो ह्यूज हैवी पेनाल्टीज लगी, उसको इम्प्रिजमेंट भी हो चुकी थी, पर उसको मेंबर्स ने बचा लिया है अपने इंस्टीट्यूट के, कि वो इतनी समझदार होके भी ना समझ निकली। अब ये चीज ऐसी है कि हम जाके डायरेक्टर्स को वेरीफाई नहीं करते हैं। हम थोड़ी सातों डायरेक्टर से मिलेंगे, वो 50 कंपनी में डायरेक्टर बैठे हैं, वो एक कंपनी के डायरेक्टर नहीं बनना चाह रहे हैं, हो सकता है वो बहुत बिजी हो, तो इनसे मुलाकात आपकी नहीं होती। सातों के सातों बैठ के गूगल मीट नहीं करोगे, आपके पास भी 100,000 कंपनीज है जिनका आपको कंप्लायंस हैंडल करना है। तो अगर आपके पास इनकॉर्पोरेशन आ रहा है तो एक एक डायरेक्टर से मिलना और ये सब तो आप नहीं कर पाओगे। इट कंप्लीट डिपेंड्स द कम्युनिकेशन विद दम, तो हमारे कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है आपको मेरे पे कितना ट्रस्ट है और मुझे आप पे कितना हो रहा है। तो उस चीज को भी बेनामी ट्रांजेक्शन में ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो वो एक अकेला पर्सन, यानी कि जो उसके पास गया था, वो एक ऐसे फिक्टिशियस नेम पे एक कंपनी बना रहा था, ठीक है। उसके बाद उसने जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी दिया था ना, वो एक जंगल का एड्रेस था बेसिकली। और एनओसी तो खुद भी साइन करके, कुछ भी जाली साइन करके, फॉर्ज करके भी दे सकते हैं, तो एक जंगल के एरिया में। और उस, अगर आपने ऐसी शेल कंपनीज बना दी तो आप क्या करोगे, कंपनी के नाम पे पैसा कमाते जाओगे और खुद एंजॉय करोगे। तो दिस इज अ बेनामी ट्रांजेक्शन। क्लियर है। सर्टिफिकेशन करते हैं अपन इनकॉर्पोरेशन में,
तो आप जब सर्टिफाई करते हो, जब तुम लोग ट्रेनिंग में जाओगे और ऐसा स्पाइस फॉर्म देखोगे, तो देर इज अ डिक्लेरेशन बिफोर योर सर्टिफिकेशन दैट आई वेरीफाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर सेल्फ अटेस्टेड, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को मैंने वेरीफाई, तो तुमने वेरीफाई किया है, मतलब यू हैव चेक द पर्सन, और तुम सर्टिफाई कर रहे हो, तो तुम पकड़े जाओगे ना कि तुम ऐसे कैसे कंपनी बना सकते हो जो बंदे जिंदा ही नहीं है, दैट वे। ठीक है, इसलिए कंपनी सेक्रेटरी फंसता है, तो तुम्हारा जॉब इजी नहीं है, तुम इसीलिए इतनी पढ़ाई करते हो ताकि तुम अपने आप को भी बचा के रख सको हर जगह। ठीक है, चलो। अ ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी where the owner of the property is not aware or of denies the knowledge of such ownership। अब रामू काका है चिंटू के, ठीक है, उसने क्या किया, कार खरीद ली, और रामू काके के नाम पे, रामू का वो पता ही नहीं उनके नाम पे कार भी है। ठीक है, तो जिस पर्सन को पता ही नहीं है, और इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी ऐसा करते हैं रियल लाइफ में भी, एंटर होते साथ लेडीज से क्वेश्चन करने लगते हैं, आप क्या करती हैं, घर पे रहती हैं, इनकम टैक्स में तो आप सिलाई विलाई कर रही हैं, आपके नाम पे 10 लाख की इनकम है, पर वाइफ्स अवेयर नहीं होती अबाउट दिस। तो अब मोस्टली हस्बैंड्स उनको बताने लग गए हैं, दिस इज दिस प्रॉपर्टी इज इन योर नेम, दिस इज आल्सो इन योर नेम, ताकि तुमको पता हो, तो तुम जस्टिफाई कर सको कि हाँ मुझे पता है मेरे नाम पे 4 प्लॉट है, ये है वो है एवरीथिंग। ठीक है, क्या, हाँ, नहीं, अब सब बदल गया ना, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। चलो, अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल एंड इज फिक्टिशियस, मतलब जिसने पैसा दिया है, अब हमको वो नहीं पता चल रहा है कि वो कौन है, किसने पैसा दिया, ठीक है, तो पैसा दे के वो खुद अनअवेयर है, ठीक है, और वो एक बंदी है जो प्रॉपर्टी इंजॉय कर रही है, और इसने ये शो नहीं करने दिया है कहीं से भी कि कौन इसके पीछे है जो पैसा दे रहा है। ठीक है, तो दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट, जिनको उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि बेनामी ट्रांजेक्शन है। हाँ, ठीक है, पहला वाला पॉइंट क्या था कि एक पर्सन ने क्या किया है, कंसिडरेशन दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी इंजॉय कोई और कर रहा है। ठीक है, एक है कि आप इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट अपने लिए डाल के रख दे रहे हो और कंसिडरेशन पे कर दे रहे हो, पर राइट नाउ आपने प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे करी है। दूसरा जो भी जानना को भी डाउट है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स आप ऐसी एक प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के नाम पे डाल रहे हो जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो गवर्नमेंट कहाँ से पकड़ेगी ना। जैसे अभी चिंटू के घर आ रही थी कि घर किसका है, चिंटू कह रहा था मेरा, तो उसको अब 50 लाख रुपए कहाँ से आए। अब अगर चिंटू उसी घर को ऐसे किसी रैंडम पर्सन के नाम पे डाल दे और बोलती है मेरा घर नहीं है, बस इंजॉय कर रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसे नाम पे डाल दे जो हमको पता ही नहीं कि कौन है, एग्जिस्ट भी नहीं करता, किसी के भी नाम पे डाल दे, तो ये ट्रांजेक्शन्स भी क्या है, बेनामी है। सी पॉइंट में बोल रहा है कि ऐसे प्रॉपर्टीज आपने ट्रांसफर कर रखी हैं और उस पर्सन को उस ओनरशिप का पता ही नहीं है कि वो उसके नाम पे है। ठीक है, और इसका जनरल एग्जाम्पल जो होता है कि कमा आप रहे हो और प्रॉपर्टीज अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उनको पता ही नहीं हो कि उनके नाम पे ओनरशिप है, और ना ही वो कमा रहे हैं, तो आप अपने ब्लैक मनी से जो जितने ट्रांजेक्शन्स करोगे, ये ट्रांजेक्शन्स क्या है, बेनामी। अगर आप अपनी फेयर इनकम 5 लाख इनकम कमा के सेव कर करके सबके नाम पे प्रॉपर्टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब अलाउड है, लेकिन ये नोन सोर्सेज से हो रहा है। अगर अननोन सोर्सेज से होगा तो ये चीज अलाउड नहीं है, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं। ठीक है, और लास्ट जिसने कंसिडरेशन पे किया है वो ट्रेसेबल नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो फिक्टिशियस है। ठीक है, 4 ये पॉइंट्स। हाँ, तो नॉन सोर्सेस से करो ना, तुम्हारे पापा ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और अभी के लिए तुम्हारे नाम पे कर दी, ठीक है, और कुछ टाइम बाद प्रॉपर्टी बेचने की बात आई, तो प्रॉपर्टी बेची तो 1 करोड़ रुपए जो आए वो तुम्हारे पापा के। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, सपोज अभी आज की डेट में 10 लाख का प्लॉट खरीदा और बाद में 1 करोड़ का, तो 10 लाख खरीदे थे, वो 10 लाख की अवेयरनेस इनकम टैक्स को थी कि नहीं थी, अगर थी तो गुड टू गो, नहीं थी तो बेनामी ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा प्लॉट कॉन्फिस्केट हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब इसके एक्सेप्शंस देखो, जो तुम बात कर रहे हो ना नॉन सोर्सेज वाली, वो एक्सेप्शंस में कवर हो जाएगा। देखो, there are 4 exceptions. A karta or a member of HUF, as the case may be, a property is held for his benefit or the benefit of the members in the family, and the consideration for such property has been paid out by the known sources of HUF. ठीक है, तो HUF क्या है, एक फॉर्म है काइंड ऑफ, ठीक है। अब इस बिजनेस ने क्या किया, प्रॉपर्टी कमाई, पैसे कमाए और कर्ता के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी।
तो पैसे किसने कमाए थे? एचयूएफ ने। किसके नाम पे कर दी? कर्ता पे। नोन सोर्सेज होंगे तो सही है, नहीं होंगे तो बेनामी ट्रांजेक्शन है। अब एचयूएफ ने पैसे कमाए, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। कमाए किसने? एचयूएफ ने। कंसिडरेशन किस नाम पे जा रहा है? एचयूएफ के नाम पे। एंजॉय कौन कर रहा है? मेंबर्स। अगर ये नॉन सोर्सेज है तो सही है, नहीं है तो पॉइंट नंबर ए में चले जाएंगे हम कि कंसिडरेशन पेड बाय सम अदर पर्सन एंड एंजॉयड बाय सम अदर पर्सन। तो इस चीज को हम फिर बेनामी डिक्लेयर कर देंगे अगर अननोन सोर्सेज से होगा तो। अब क्लियर है? नॉन सोर्सेज मतलब आपकी इनकम क्लियरली हमारे पास प्रूफ है कि ये इनकम है, ये पैसा आया था, ये यहाँ हमने डाल दिया है, ये नॉन सोर्सेज क्लियर कट। इनकम टैक्स को पता है, मतलब कि इनकम टैक्स अगर आप पे उंगली उठाता है तो आपके पास उस चीज के प्रूफ्स हैं कि देखो हमने इसका टैक्स भी भरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन, a person standing in, word याद रखना, fiduciary capacity for the benefit of another towards he stand in such capacity include a trustee, executor, partner, director of a company, a depository, participant as agent of a depository under Depository Act 1966। अभी तक पढ़ा है कि फंडिंग वाले चैप्टर में डिपॉजिटरीज कौन सी दो डिपॉजिटरीज होती हैं? ठीक है। अब इसमें हम डील करते हैं शेयर्स में, तो अब हम कभी भी हम अगर उसमें शेयर्स में डील करते हैं तो वो उनके ही नाम पे होती है, हमारे डिपॉजिटरी के नाम पे। अगर स्टॉक ब्रोकर है मेरे पास या एजेंट है मेरे पास और मैं स्टॉक मार्केट में डील करती हूँ तो मेरे एजेंट के नाम पे सब होता है, पैसा मैं देती हूँ। तो ये चीज वो क्योंकि फ्यूडिशरी कैपेसिटी पे स्टैंड कर रहा है मेरे साथ, उसका फ्यूडिशरी रिलेशन है। फ्यूडिशरी रिलेशन यानी ट्रस्ट का रिलेशन, लीगल रिलेशन है तो चलेगा, तो हम इसको बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक लीगल रिलेशन और नोन सोर्सेज से होना चाहिए। ठीक है। Any person being an individual in name of his spouse and in the name of any child and in of such individuals, consideration for such has been provided or paid out of known sources of the individual। जो श्रेयांश ने पूछा, पापा ने खरीदी थी, मेरे नाम पे करी, नोन सोर्सेस से करी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एक्सेप्शन है फॉर बेनामी transaction। Last, in any person in the name of his brother, sister, lineage, ascendant and descendant। What does this mean? लीनियर डिसेंडेंट और असेंडेंट मतलब दादा लोगों के नाम पे या फिर आगे आने होने वाले बच्चों के नाम पे। where the name of his brother or sister or a lineal ascendant and descendant appear as joint to the owner in the any document and the consideration such paid out by the known sources। देखो हर चीज में उन्होंने क्लियरली नोन सोर्सेज बता दिए हैं। ओके। अब याद करने की बारी। पहला उनने क्या बोल दिया कि प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन किसी और ने पे किया है, प्रॉपर्टी हेल्ड या ट्रांसफर्ड इन समबडीज एल्सेस नेम। दूसरा कि आपने इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट अपने लिए रख दिया है। ठीक है। तीसरा कि आपने किसी फिक्टिशियस नेम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। चौथा, नॉट अवेयर कि वो पर्सन के पास ओनरशिप है। पांचवा, नॉट ट्रेसेबल या फिक्टिशियस हु हैज पेड द कंसिडरेशन। ठीक है। अब एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। पहला है एचयूएफ की बात, तो कर्ता या मेंबर ऑफ द प्रॉपर्टी एंजॉयज द प्रॉपर्टी जबकि कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय एचयूएफ, तो चलेगा, पर नोन सोर्सेज ऑफ द एचयूएफ। दूसरा कि फ्यूडिशरी कैपेसिटी में अगर कोई स्टैंड करता है तो भी चलेगा। तीसरा, स्पाउस चाइल्ड इंडिविजुअल अपने स्पाउस या चाइल्ड के दे रहा है। स्पाउस का मतलब सबको पता है ना, हस्बैंड या वाइफ दोनों आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर उनके इंडिविजुअल अपने स्पाउस या चाइल्ड को दे रहा है पर नॉन सोर्सेज से दे रहा है तो चलेगा। लास्ट है कि ब्रदर सिस्टर या लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट एक डॉक्यूमेंट में जॉइंट ओनर्स दिख रहे हैं और सारा कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय द नोन सोर्सेज, तो दिस इज अलाउड। ठीक है। तो दे आर 4 एक्सेप्शंस एंड दे आर 5 बेनामी ट्रांजेक्शन। इन एनी केस अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डज बेनामी ट्रांजेक्शन मीन या व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस, तो तुमको ये पूरा लिखना है। सिर्फ बेनामी ट्रांजेक्शन बोला तो 4 पॉइंट और एक्सेप्शंस भी एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर? बेनामिंदार बताओ कौन होगा? जिसके नाम पे कर रहा है, मींस अ पर्सन और अ फिक्टिशियस इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टीज इज ट्रांसफर्ड। बेनिफिशियल ओनर जो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है या कहीं ना कहीं से उसमें से बेनिफिट्स लेता जा रहा है। ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ डिफाइन किया गया है क्योंकि पेनाल्टीज वगैरह जो भी आपकी प्रॉपर्टीज पे लगेगी वो डिपेंडिंग ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लगेगी। अब प्लॉट खरीदा था इसके पापा ने 10 लाख का, जब तक पता चला प्लॉट हो गया एक करोड़ का, तो 10 लाख नहीं 1 करोड़ पे बात करेंगे अपन। ठीक है।
फेयर मार्केट वैल्यू डिफाइन यहाँ पे किया गया है। फेयर मार्केट वैल्यू का मीनिंग अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आगे फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ काम आएगी, जब पेनाल्टी बनेगी, भरने की बात आएगी, तो पेनाल्टी कितनी भरनी है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आज की डेट में कितनी है उस पे आप पे पेनाल्टी चार्ज होगी, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू मींस द प्राइस दैट द प्रॉपर्टी वुड ऑर्डिनरी फेच और सेल इन द ओपन मार्केट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, विद द प्राइस रेफर्ड जो ऊपर दिया, नॉट एज सर्टेनेबल एज सच डिफाइन अकॉर्डिंग सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो जो रूल्स में लिखा है वैसे हम वैल्यू उसकी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। फर्म मतलब पता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या एलएलपी के अंदर जो फर्म बनती है दैट इज रजिस्टर्ड फर्म। फिर पार्टनर मतलब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर डिफाइंड होते हैं, एनी पर्सन बीइंग अ माइनर हु हैज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, या पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट। इसमें सिर्फ बेनामी ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट एज डेफिनेशन, ठीक है। पार्टनरशिप यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड हो और डीड बनाई हो उनने, ठीक है। पर्सन देख लो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन या एनी आर्टिफिशियल पर्सन। प्रॉपर्टी देख लो, सब टाइप की प्रॉपर्टी, ठीक है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, तो सब कोई भी एसेट्स हो, काइंड ऑफ मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल एंड इंक्लूड्स कॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल यानी पढ़ा है अपन ने एक बार, पहले पढ़ा है कहीं, कॉर्पोरियल। हाँ, कंपनी नहीं, गूगल करो, भूल गए हो तुम लोग रिसर्च करना में। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, बताओ ना, आज था गूगल करके बताओ ना, नहीं बताया था क्या होता है। ओनरशिप ऑफ, और जैसे टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज होती है वैसे ही होता है कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल भी, काइंड ऑफ। इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो जैसे इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, टच और फील नहीं कर सकते, बेसिकली आपकी गुडविल वगैरह एवरीथिंग। टैंजिबल वही मैं बोल रही हूँ, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, जैसे टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है वैसे ही, पर टू डिफाइन अ टर्म, डिफाइंड अ वर्ड, वो चाहते हैं कि हम सारी चीजें इंक्लूड कर ले, ताकि आप कोई और वर्ड भी नहीं, वही तो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी टैंजिबल थोड़ी है, तो हमने डाल दिया वो भी, ठीक है। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, परचेज और एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल और पोजेशन और लेन, ठीक है। अब आ जाओ प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, शुरू में ही समझ आ गया, अब बस बेसिक चीज है, ठीक है। शुरू में ही समझ आ गया बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है और उसका प्रोहिबिशन ही होता है। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि बेसिकली हम पकड़ेंगे आपको, आपकी प्रॉपर्टीज का वेरीफाई करेंगे, सर्च करेंगे, सीज करेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, ठीक है, वही चीज है। नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन। अब क्योंकि हमने शुरू में समझ लिया, पर हमको बस ये समझना है कि सेक्शन 3 में उन्होंने लिख दिया है कि ये ट्रांजैक्शंस क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अगर आपने ऐसे ट्रांजैक्शंस किए तो पहले होता था, पहले, ठीक है, पहले 3 साल और विथ फाइन और विथ बोथ पेनाल्टी होती थी, लेकिन अभी, इसलिए मैंने उसको स्टार मार्क किया है, जब से ये अमेंडमेंट आया है 2016 से, तो हमने पनिशमेंट चेंज कर दी है। पनिशमेंट हो गई है इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर विच में एक्सटेंड्स टू 7 years, और लाइबिलिटी हो गई एक्सटेंड अप टू 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो पहले से फाइन लिख दिया था, अब हमने बोला जितना जितना तुमने घोटाला किया उसका 25% हम आज की डेट पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पे ले लेंगे। बाकी तो कॉन्फिस्केट कर ही रहे हैं, प्रॉपर्टी तो आपसे ले ही रहे हैं, तो ये बाकी प्रॉपर्टी छोड़ेंगे थोड़ी, प्रॉपर्टी भी लेंगे, जेल भी भेजेंगे और फाइन भी लेंगे। फाइन कितना लेंगे, 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी, ठीक है। क्लियर है। हाँ, मे एक्सटेंड टू, हाँ मैक्स रहती है ना। क्लियर है।
प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, कॉन्सेप्ट था, प्रियम्बल था बेनामी का कि प्रोहिबिट कर देंगे और राइट टू रिकवर करने नहीं देंगे। तो जस्ट नेक्स्ट टॉपिक वही है। देखो, नो सूट क्लेम और एक्शन टू एनफोर्स, हम कहीं से भी आपको कहीं भी लीगल में अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि आप बोल दो ये प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो, ये प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर कर दी, वो प्रोहिबिटेड है और अब आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाके उसको रिकवर नहीं कर सकते। नो सूट क्लेम एक्शन टू एनफोर्स एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी अगेंस्ट द पर्सन whose name it was held against any other person shall lie or on behalf person claiming to be the real owner of such प्रॉपर्टी। एक बार बेनामी आ गई, अब आप लड़ लो कुछ भी कर लो, हम आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। अब ये कह रहे हैं कि आप तो इन्वॉल्व हो ही, बेनामी कांड कर रहे हो, जिसने लिया है उसने गुड फेथ में लिया, उसको हम समझेंगे, ठीक है, पर अभी प्रॉपर्टी उसको भी हम नहीं देंगे। ये सेक्शन 4 में उनने बोल दिया, बोल दो हम रियल ओनर हैं, हम रियल ओनर हैं, हम नहीं देंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अननोन सोर्सेस से आई है, फिर आपके पास आई है, फिर किसी और के पास गई है, जब भी पकड़ी जाएगी हम इसको रोक लेंगे। जिसने गुड फेथ में खरीदी है उसको हो सकता है पेमेंट कर दें, उसको हो सकता है कोई और प्रॉपर्टी के लिए डील करवा दें, लेकिन ये प्रॉपर्टीज हम आपको नहीं रिकवर करने देंगे। No defense based on any right on property held benami, whether against on any person on whose name it was held or against any other, shall be allowed in any suit, claim, action behalf of person claiming to be the real owner। मतलब कि मैंने प्रोहिबिट कर दिया आपकी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजेक्शन कर दिया, अब आप इसको डिफेंस में भी खेलने नहीं आ सकते कि नहीं लड़ूंगा मैं आपसे, मैं कोर्ट में आपको देखता हूँ, आप भी प्रूव करो ये बेनामी है, मैं भी प्रूव करता हूँ कि ये बेनामी नहीं है। वंस इट इज डिक्लेयर्ड उसके बाद आप इसमें डिफेंस के लिए भी नहीं लड़ सकते। क्लियर है सबको? प्रोहिबिशन ऑफ रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनिमदार, मतलब कि मम्मी कह रही है कि पापा को ना मैं वापस दे देती हूँ प्रॉपर्टी, आप छोड़ दो, उसने खरीदी थी ना, उसने कंसिडरेशन पे किया था, मैं वापस दे देती हूँ ना, अपन उसके नाम पे कर लेते हैं, तो ये भी रीट्रांसफर भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सेक्शन 6 बोल रहा है दैट अ पर्सन बीइंग द बेनामिंदार शैल नॉट रीट्रांसफर द बेनामी हेल्ड बाय हिम टू द बेनिफिशियल ओनर और एनी पर्सन एक्टिंग इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वापस से सही ओनर के पास भी नहीं जाना अलाउड है। कौन कौन सी अथॉरिटीज कवर करेंगे ये इसमें? इनिशियल ऑफिसर, इनिशिएटिंग ऑफिसर जो पहले पहले पकड़ेगा, ठीक है, फिर अप्रूविंग अथॉरिटी, फिर एडमिनिस्ट्रेटर और फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी जो फाइनल ऑर्डर देते हैं। तो इट्स जस्ट दैट तीन चार ऑफिसर्स जिनको उन्होंने नाम दे दिया। क्या क्या नाम दिए हैं? इनिशिएटिंग, अप्रूविंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज वो सारे फंक्शंस जो सिविल कोर्ट में सीपीसी के अंदर मेंशन्ड हैं और उनको जो जो असाइन किए जाएंगे। द फॉलोइंग ऑफिसर शैल असिस्ट द अथॉरिटीज एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट, मतलब ऊपर तो आपके ये आ गए इनिशिएटिंग, एजुकेटिंग सारे, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी क्या करेंगी? असिस्ट करेंगी। ऑफिसर्स अंडर कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट भी आपको असिस्ट करेंगे। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वाले भी करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज वाले करेंगे, आरबीआई करेगा, सेबी करेगा और फेमा करेगा और अदर बॉडी कॉर्पोरेट और सच अदर ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए होंगे। अब एक बार देख लो कौन कौन से हैं सोर्सेस। ये अथॉरिटीज हैं, हमने आपको दे दिया कि पूरा बेनामी ट्रांजैक्शन कौन चलाएगा, तो एजुकेटिंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, अप्रूविंग अथॉरिटी और इनिशिएटिंग। अब एक्ट के अंदर हमने एक और चीज मेंशन कर दी कि कुछ और अथॉरिटीज हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज से आप सपोर्ट ले सकते हो। नॉन सोर्सेस की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही, अनन्या कर सकते हैं डिपेंडिंग। नो डिफेंस उस, जब आपके सिविल कोर्ट में आपको डिफेंस करने का हम मौका नहीं देंगे, डायरेक्टली अपील करने जाओ ना फिर अगर लग रहा है तो। वंस इट इज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड कब होगा? जब पूरा हियरिंग, सारा सर्च, सारा एग्जामिनेशन, सारा इंस्पेक्शन हो जाएगा, उसके बाद डिक्लेयर होगा ना कि ये बेनामी प्रॉपर्टी। अब जनरली जनरली चिंटू वाला एग्जाम्पल, कमा तो रहा है, टैक्स तो भर रहा है ना, हो सकता है यार सालों की इनकम हो, 50 लाख की कमाई हो सकता है ब्लैक मनी नहीं हो, ये तो हमें पता है कि उसने लाइसेंस प्रोवाइड करके लिया था, पर जेन्युइनली भी उसके पास 50 लाख नहीं हो सकते क्या? आम बात है यार, 5 लाख महीना कमा रहा है, सालाना कितना कमाता होगा? तो नहीं रख सकता क्या 5 लाख रुपए? हर 2 साल में भी
कमा के कम खर्चे करके 50 लाख रख सकता है ना। तो अगर ये वो प्रूव कर दे रहा है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, ड्यूरिंग द सर्च, तो ठीक है। नहीं प्रूव कर पा रहा है और फिर भी बेनामी प्रॉपर्टी होती जा रही, तो अपील करेगा वंस इट इज डिक्लेयर्ड, पर डिफेंस वगैरह का मौका नहीं देंगे। अब तुम दिमाग लगाओ, हमने इतनी सारी अथॉरिटीज लगाई हैं असिस्ट करने के लिए, तो हम क्या नहीं पकड़ पाएंगे नॉन सोर्सेज है कि अननोन सोर्सेज है? 50 लाख की सेविंग है पर्सन के पास, कितने साल से नौकरी में, बोले 10 साल से हो, तो ऑब्वियस है 50 लाख रख सकते हो। बोला कितने साल से, 1 साल से, तो नॉट सो ऑब्वियस। लेट्स गो थ्रू इंस्पेक्शन मोर, और सर्च करते हैं और देखते हैं और इसके पास क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, फादर क्या करते हैं, हो सकता है उन्होंने इसको दिए हो 50 लाख रुपए। तो इन एनी केस इतने सारे अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगे जो जहां जहां से आप सबकी हेल्प ले सकते हो। और बेसिक हेल्प अगर आपको इनकम टैक्स दे दे तो बहुत ऑब्वियस है, और तुम खुद अवेयर हो कि व्हाट इज ब्लैक मनी एंड व्हाट इज व्हाइट मनी। तो जब ब्लैक पकड़ना तो बहुत इजी है, तुमको भी समझ आ गया होगा मनी लॉन्ड्रिंग से कि व्हाट इज ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो वो प्रोहिबिटेड है, वो बेनामी ट्रांजेक्शन में डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद हम आपको डिफेंस या रिकवर करने नहीं देंगे। डिफेंस मतलब मैंने तुमको बोल दिया तुम्हारी प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये बेनामी प्रॉपर्टी है, अब तुम कोर्ट में आके इसको डिफेंड नहीं करोगी कि नहीं नहीं मैम ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है। ये मतलब होता है डिफेंस का। एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ कौन होता है और डिफेंडेंट क्या होता है? तो डिफेंडेंट क्या करता है? मैं अगर बोल रही हूँ प्लेंटिफ कि डिफेंडेंट ने चोरी किया, तो डिफेंडेंट आके क्या बोलेगा? मैंने चोरी नहीं की, अपने आप को डिफेंड करेगा ना। तो डिफेंड मतलब ये। तो वही मैं बोलूँ कि अगर प्रूफ हो जाता है तो हम आपको डिफेंड करने नहीं देंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वंस इट इज डिक्लेयर्ड कि ब्लैक मनी से आपने बेनामी ट्रांजैक्शन कर दिया है तो हम आपको डिफेंस करने नहीं देंगे। तुम कर लो लेकिन हम नहीं करने देंगे, ठीक है। हाँ, उसके पहले तो जब आपका सर्च इंस्पेक्शन चल रहा है तो ऑफ कोर्स तब आप खेलोगे ही ना इसमें, ठीक है। हाँ, अब नोटिस अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द बेनामी प्रॉप, अपन ने इतनी बार पढ़ा है। अटैच करने के लिए क्या करोगे? नोटिस भेजो। कितने दिन पढ़े थे उसमें? इसमें रीड करो कितना लिखा है, पूरा पढ़ना। वही रिकॉर्ड्स रीजन करना, प्रोविजनल अटैचमेंट है नॉट एक्सीडिंग 90 days। लिख लेना बच्चे, हाँ। नोटिस किसको जाएगा वो देखना। पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर एक इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगता है कि प्रॉपर्टी क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा? रिकॉर्ड इन राइटिंग करेगा रीजंस कि क्यों उसको लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पोजेशन गलत है। फिर उसको नोटिस भेजेगा कि तुम जस्टिफाई करो कि ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है। तो मौका दिया ना डिफेंस का, तो वो इंस्पेक्शन अटैचमेंट उस सब में चलेगा ये सब। तब वो प्रूव कर देगा अगर कि देखो ये इस सोर्सेज से आया है तो ठीक है, तो हम थोड़ी बहुत आगे इंस्पेक्शन करके आपको छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर हम बढ़ते जाएंगे, और फिर जब हमें फाइनली मिल जाएगा तो हम डिक्लेयर कर देंगे। और वो लोग ऑफिसर्स हैं, जैसे तुम कंपनी सेक्रेटरीज हो, तुम्हें इतने सारे एक्ट्स का नॉलेज है, तुम एक एक्सपर्टीज हो फॉर ऑल दीज लॉज, तो वो एक ऑफिसर है, वो एक्सपर्टीज है टू डिक्लेयर समथिंग इज बेनामी, ठीक है। तो इसीलिए हम डिफेंस करने को उसके अगेंस्ट मना कर रहे हैं। सबको क्लियर हो गया ये? किसी को कोई डाउट? पढ़ना जरा नुपुर। एलियनेट मतलब? ट्रांसफर, बेचना। हाँ, तो अब क्या मतलब? अगर ऐसा लग रहा है उसको, इज एन ओपिनियन कि वो कर सकता है, तो हम प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे? अटैच कर लेंगे। अटैच मतलब ट्रांसफर, कन्वर्ट, मॉर्टगेज नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को। अब क्लियर है?
चलो। अम, हाँ, प्रोविजनल अटैचमेंट होगा, एजुकेटिंग ऑफिसर होगा। एक बार ये दो पॉइंट्स भी देख लो, अप्रूवल के लिए जाता है कि अटैचमेंट करना है। और एविडेंस मंगाए जाएंगे उन 90 डेज में, बेसिकली होगा क्या? पलक कहाँ है, पलक? कल भी ठीक नहीं लग रही थी। चले। इसमें एक और पॉइंट लिखा है कि अगर, लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देती हूँ, कि अगर उनको लग रहा है 90 डेज में भी इंस्पेक्शन करके कि यार ये प्रोविजनल अटैचमेंट जो हमने किया है 90 दिन का, इसे हमें कंटिन्यू करना है, तो आप फिर इन्वॉल्व कर दो एजुकेटिंग अथॉरिटी को, मतलब प्रॉपर जज को। ठीक है। अब उनके पास चला जाएगा, 15 दिन का टाइम है कि आप एजुकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो कि हमें इसे कंटिन्यू करना है अटैचमेंट के लिए, हमें तो बहुत भारी प्रॉपर्टीज और भी निकालनी है, ये तो एक ही पता चली है, करते करते देख रहे हैं दो तीन और ऐसे ट्रांजेक्शन। तो फिर आप एजुकेटिंग का ऑर्डर लेके आओ कि भाई इसे हमें और कंटिन्यू करना है अटैचमेंट के लिए। क्लियर है? तो 90 दिन में नहीं हो पा रहा है पूरा इंस्पेक्शन, तो उसके बाद नहीं कर सकते, और नहीं किया, देख ये वाला पैराग्राफ मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम्म। कंटिन्यू मतलब 90 डेज के ज्यादा भी आपको अटैच करना हो प्रॉपर्टी को। आपने हमने प्रोविजनल अटैचमेंट यानी थोड़े टाइम के लिए अटैच, परमानेंट नहीं है ये, तो हमने पहले आपको दिए 90 दिन ले लो, फिर आपने कंटिन्यू करना है, अगर 90 दिन से ज्यादा भी अटैच करना है तो एजुकेटिंग ऑफिसर से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है। मैनर ऑफ नोटिस, नोटिस कैसे जाता है इन राइटिंग? ठीक है। May be served on the person named therein either by post or if there is summon issued by the court under CPC, तो CPC में जैसे उन्होंने बोला है समन जाएगा वैसे जाएगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल को जाएगा, फर्म होगी तो मैनेजिंग पार्टनर मैनेजर ऑफ द फर्म, HUF होगी तो कर्ता और एनी मेंबर ऑफ सच फैमिली, कंपनी होगी तो प्रिंसिपल ऑफिसर, और एनी अदर एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो उसके भी प्रिंसिपल ऑफिसर या किसी मेंबर को, एनी अदर पर्सन नॉट बीइंग द इंडिविजुअल हु मैनेजेस और कंट्रोल द अफेयर्स, उस पर्सन को ये नोटिस जाएगा। क्योंकि हो सकता है प्रॉपर्टी किसके नाम पे करी हो आपने, कंपनी के नाम पे, और एंजॉय खुद कर रहे होगे, तो फिर अगर ऐसे बेनामी ट्रांजेक्शन अननोन सोर्सेज पकड़े जाएंगे तो हम आप ही को ही नोटिस भेजेंगे। ठीक है। एजुकेटिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी कैसे होगा एजुकेशन? receipts or reference the educator shall issue a notice and furnish such documents particulars evidence in consideration necessary। जब नोटिस भेज दिया तो नोटिस में वो क्या बोलेगा, तुमसे ये प्रूफ चाहिए, ये रिकॉर्ड चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जस्ट टू चेक कि बेनामी ट्रांजेक्शन हैं कि नहीं है। तो वो ऑब्वियसली हमने इंस्पेक्शन में तो समझ ही लिया है। अब द पर्सन स्पेसिफाइड एज बेनमिंदार, उससे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। एनी पर्सन रेफर्ड टू एज बेनिफिशियल ओनर, मतलब वो जो यहाँ पे समझो मम्मी, यहाँ पे समझो पापा, ठीक है, जो बेनिफिशियल ओनर है। एनी इंटरेस्टेड पार्टी इंक्लूडिंग अ बैंकिंग कंपनी, मतलब हो सकता है बैंकिंग भी, बैंक इन्वॉल्व है या कोई नॉन सोर्सेज है, तो हमने अब बैंक को भी बोला इनके सारे बैंक स्टेटमेंट्स हमको दो। एनी पर्सन हु हैज मेड अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब इनका कोई फ्रेंड है वो बोल रहा है ये प्रॉपर्टी हो मेरी, ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, तो सबको नोटिस गया और सबसे बोला कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स एविडेंसेस जो जो उनको लगते हैं कि चाहिए वो लेके आए। तो बेसिकली एक शो कॉज नोटिस है, यू कैन कम एंड प्रूव कि प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो, अगर आपकी है, आप बेनिफिशियल ओनर हो, या फिर आपने कंसिडरेशन पे किया है, या आप प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। शैल नोटिस, ये नोटिस कब जाएगा? विद इन a period of 30 days. Further notice shall provide a time not less than 30 days to person to whom such notice to furnish the information sought, मतलब उसको भी 30 दिन का टाइम दिया हुआ है कि आप इंफॉर्मेशन हमको लाके दो। अब देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस इसमें, ठीक है।
वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि कैसे ये प्रोसीजर चलता है, ठीक है। चलो आज था सबसेक्शन 2 पढ़ना। अगर एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर्स हैं तो आपको सबको नोटिस भेजना है, पर अगर किसी एक को भी नोटिस भेजा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल दो कि यार हमको तो नोटिस नहीं आया ना, एक ही को आया। वो इन्होंने एक्ट में क्लियर कर दिया कि इस पे मुद्दा मत उठाना, हमें हमारी मर्जी, हमने सबको भेजना है सबको भेजेंगे, एक को भेजना है एक को भेजेंगे। हो सकता है हमें दूसरे लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स नहीं मिली, एक की मिली तो हमने एक को नोटिस भेज दिया, तो भी वो एक्सेप्टेबल रहेगा, ठीक है। अब बच्चे ये जो बेसिक प्रोसीजर है, बेसिक प्रोसीजर क्या है, 30 दिन के अंदर नोटिस भेज दो इन 4 लोगों को, इन 4 लोगों को 30 दिन का टाइम दे दो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है। अब कुछ प्रोविजंस रहते हैं जो ये हम नीचे पढ़ते हैं, सब सेक्शन 2 3, तो मेन सेक्शन ने तो बता दिया। अब ये जनरल प्रोविजंस है, वन बाय वन उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए हम उसको ऐसे बस रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना श्रेयांश, सबसेक्शन 3, जोर से थोड़ा, जॉइंटली वाला है, ठीक है। 3 पढ़ो। इनिशिएटिंग। अब इसने क्या धड़ 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 रीड कर लिया, ठीक है। ये अगर खुद भी रीड करेगा ना तो इसको समझ नहीं आएगा कि इसने क्या पढ़ा, ठीक है। क्योंकि जब भी लॉ में एक्चुअली ग्रामेटिकली पढ़ना पड़ता है, देयर इज अ कॉमा, यू हैव टू होल्ड इट बिकॉज मे बी दे आर सेइंग समथिंग या नेक्स्ट कुछ लॉ अलग से भी ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी कॉमा होता है बस वहाँ थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत होती है, फुल स्टॉप मतलब ऑब्वियसली पॉज ही रहता है। अब वो बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, ठीक है। मंगाने के बाद हम एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देंगे जिसको हमने बोला है। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने सारी डॉक्यूमेंट्स मंगाने के बाद उस पर्सन को जो बोल रहा है कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है या जो बेमिंदार है, उसको भी हमने एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है कि भाई तुम अपनी बात भी बोल लो, तुम्हें अगर कुछ कहना है तो, ठीक है। तो बिफोर एनी रिवोकिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ भी करने से पहले वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे देते हैं। सब सेक्शन 4, आदर्श रीड करना। भाई तू अकेले ही पढ़ रहा है ऐसा लग। इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको लिखित में लिख के रखना है। भैया पता चला ये एक ट्रांजैक्शन है, पता चला दो और है, पता चला बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन में कोई और भी इन्वॉल्व है, तो जो भी आपकी रिसर्च जैसे मूवीज में देखते हैं हम, जो जो आपके फॉरेंसिक चीजें हैं वो सारे आपको लिखित में रिकॉर्ड करके रखनी, तो जितनी भी फाइंडिंग्स हैं आपको वो सब लेके आने हैं जी, टिकट। अब समझ आ रहा है सबको? तो 5 6 7 पढ़ लोगे। कंप्लीट प्रोसीजर है, बेसिक प्रोसीजर, ठीक है। अब कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। अब 5 10 मिनट का ब्रेक लो क्योंकि आगे और 1 घंटा क्लास लेनी है, 5 10 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर हम इस टॉपिक से चालू करते हैं, ठीक है। कुछ खाना वाना हो तो खा लो।